जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। दिस इज लेक्चर नंबर 6 और आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स कवर करनी है वो टास्क डिकम्पोजिशन है, जिसमें हम देखेंगे कि डिकम्पोजिशन का मकसद क्या है और इससे हमें फ़ायदा क्या होता है। डिपेंडेंसी ग्राफ को हम देखेंगे जो कि एक अच्छा तरीका है टास्क के अंदर मुख्तलिफ टास्क, जब एक टास्क को हम मल्टीपल टास्क में डिवाइड करते हैं छोटे छोटे सब टास्क में, तो उन सब टास्क के बीच में डिपेंडेंसी हम कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, वो हम टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ के थ्रू देखेंगे। और फिर कुछ डिकम्पोजिशन टेक्निक्स जो कि हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी देखी हुई थी, लेकिन आज उसको थोड़ा और डिटेल के साथ देखेंगे अलॉन्ग विद सम एग्जांपल्स। पहले देखेंगे कि टास्क डिकम्पोजिशन है क्या। नंबर ऑफ टास्क दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल। बेसिकली टास्क को डिकम्पोज करने का जो मेन मकसद है वो यही है कि उस टास्क को छोटे सब टास्क में डिवाइड किया जाए ताकि हम उसको इन पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकें, वरना तो हमें सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन में हमें जनरली ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम छोटे-छोटे सब टास्क उसके बना लेते हैं। और ऑफ कोर्स ये जो आइडिया है कि कितने सब टास्क बनाने हैं और किसको पहले एग्जीक्यूट करना है, किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है, उसमें डिपेंडेंसीज़ आ सकती हैं, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ टास्क हम एग्जीक्यूट करते हैं पैरेलल में, वो वक़्त के साथ-साथ जो है वो चेंज हो सकता है या उसमें चेंजेस आ सकती हैं। द मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंकरेंसी इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क्स एट एनी गिवन टाइम। डिग्री ऑफ कंकरेंसी बेसिकली क्या चीज़ है, ये आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये टर्म शायद सुना होगा। इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क्स दैट यू कैन एग्जीक्यूट इन पैरेलल। ठीक है, सो अगर आप 4 टास्क जो है वो एक वक्त में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि योर डिग्री ऑफ कंकरेंसी इज एक्चुअली 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। द डिग्री ऑफ कंकरेंसी इंक्रीजेस एज द डिकम्पोजिशन बिकम्स फाइनर इन ग्रैनुलैरिटी एंड वाइस वर्सा। जितने आप पूरे टास्क को छोटे-छोटे सब टास्क में डिवाइड करते जाएंगे, लेट्स सपोज अगर आपने एक ही सेब को 4 हिस्सों में तकसीम किया है, ठीक है, तो 4 लोग उसको इन पैरेलल खा सकते हैं। अगर आप उसको 6 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 6 लोग उसको इन पैरेलल खा सकते होंगे। तो इसका मतलब ये जितना आप टास्क को छोटा करते जाएँगे, उतना ही वो टास्क जो है उसकी जो है वो एग्ज़ीक्यूशन इन पैरेलल की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा होती जाएँगी, ठीक है? सो द फाइनर यू डू द डिकम्पोज़िशन, द बेटर यू हैव द डिग्री ऑफ कंकरेंसी। सो ग्रैनुलैरिटी आपके पास या फाइन ग्रेन हो सकती है या कोर्स ग्रेन, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। फाइन ग्रेन में यू गाइस वुड रिमेंबर कि हम उसको एक-एक साइकिल जो है वो एक-एक थ्रेड को दे रहे होते थे, या या सपोज पूरे टास्क को जब हमने छोटे-छोटे सब टास्क में डिवाइड किया सपोज इन थ्रेड्स, तो उतने सारे थ्रेड्स हम एक ही वक्त में फिर साथ-साथ एग्जीक्यूट करते जा रहे होंगे। सो ऑल ऑफ दीज कैन गेट बेटर रिस्पॉन्स, ठीक है जी। सो इन दिस केस अगेन इट्स द सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। डिग्री ऑफ कंकरेंसी क्या चीज़ है? Okay, I think we've already gone through this. Critical path length. Okay, this is another such term which is quite important in this scenario. क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जो कि आपके सब टास्क में, जो आप जितने भी टास्क आप डिफाइन करते हैं, उसमें से वो एक एक पाथ जिसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन होने एग्जीक्यूट करने में। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्रिटिकल पाथ को पूरा एग्जीक्यूट कर लें, सो यू कैन बी श्योर कि आपका पूरा टास्क जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हुआ होगा, क्योंकि इस पाथ को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और बाकी पाथ्स को कम टाइम लगेगा। तो जितनी देर में ये पाथ कंप्लीट होगा, उतनी देर में ये बाकी सारे पाथ्स भी जो है वो एग्जीक्यूट हो चुके होंगे। अभी आगे जाके आप इसके ऊपर एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम एक ग्राफ को देखेंगे। उस ग्राफ में यू विल रियलाइज कि देयर कैन बी वन पाथ which can be the longest of all the paths. So while you are executing this path, you are sure that you have already executed the other ones. ठीक है, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है और वो भी साथ साथ इसके एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, तो उनको भी उनकी एग्जीक्यूशन भी जो है वो साथ साथ हो चुकी होगी। So what is a critical path length? Let's go through this text. A directed path in the task dependency graph. ये हम टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि वो एक पाथ ऑफ कोर्स डायरेक्टेड जिसमें हमारे पास डायरेक्शंस मौजूद हो, मतलब एरोज जो है वो मौजूद है, रिप्रेजेंट्स ए सीक्वेंस ऑफ टास्क्स दैट मस्ट बी प्रोसेस्ड वन आफ्टर द अदर। ठीक है जी। सो हमारे पास, लेट मी शो यू दिस एग्जांपल। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, टास्क नंबर 1 इज डायरेक्टेड टू टास्क नंबर 2 एंड टू 3। मतलब ये है कि जब तक 1 कंप्लीट नहीं हो जाता, 2 और 3 जो है वो उनकी बारी नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप 2 और 3 को देखें, ये दोनों एक ही लेवल के ऊपर हैं, तो 2 और 3 जो है वो इन पैरेलल एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ठीक है जी। और ये आपको एक डायरेक्टेड ग्राफ यहाँ पे नजर आ रहा है। डायरेक्टेड ग्राफ है लेकिन डायरेक्शन इसमें आपके पास ये एक पाथ हो गया, ये फिर कोई दूसरा पाथ हो गया, ये अगेन फिर कोई तीसरा पाथ हो गया, और इस तरह से ये भी सारे पाथ्स हैं आपके पास। ठीक है जी। सो दीज डिफरेंट लाइंस बेसिकली इंडिकेट ए डायरेक्टेड पाथ। ठीक है जी। और ऑफ कोर्स इन सबको आप वन आफ्टर द अदर एग्जीक्यूट करेंगे। The longest such path determines the shortest time in which the program can be executed in parallel.
सो इसमें से जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो ये डिटरमिन करेगा कि आपके प्रोग्राम मिनिमम कितनी देर में एग्जीक्यूट हो सकता है। इससे कम टाइम में वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको एग्जीक्यूट करें। ठीक है जी। सो लॉन्गेस्ट पाथ एक्चुअली इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन विच यू कैन एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। ऑफ कोर्स अगर आप उसको सिक्वेंशियल फॉर्म में फिर करेंगे तो उसको फिर और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। The length of the longest path is a task dependent in a task dependency graph is called the critical path length. अब वो पाथ, लेट्स सपोज इस केस में हमारे पास एक पाथ है जिसको सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो अगर ये एक पाथ है जिसको फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसकी लेंथ क्या है, मतलब वो कितने टास्क में से होके जा रहा है। ठीक है। सो 1, 3, 7 and 5, so that would be the 7 and 15. This would be 4 different tasks, so the critical path length would actually be equal to 4. इस केस में आप देख रहे हैं तकरीबन क्या बल्कि पूरे जो पाथ्स हैं उन सब की लेंथ बेसिकली एक ही है, लेकिन टाइम यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया गया है तो टाइम भी सबका एक ही होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि टास्क नंबर 1 को फॉर एग्जांपल 1 सेकंड लग रहा है, टास्क नंबर 3 को फॉर एग्जांपल 3 सेकंड्स लग रहे हैं, टास्क नंबर 6 को फॉर एग्जांपल 2 सेकंड्स लग रहे हैं और 13 को फॉर एग्जांपल 8 सेकंड्स लग रहे हैं। ठीक है। तो बाकी अगर मैं सबको भी इस तरह की वेटेज दे दूं कि हर एक टास्क को इतना इतना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, तो फिर आपका जो क्रिटिकल पाथ लेंथ है वो फिर आपका जो क्रिटिकल पाथ होगा वो फिर डिफरेंट होगा, बिकॉज एज ऑफ नाउ यू कैन एज्यूम कि सारों की जो है वो टास्क प्रोसेसेस का जो टाइम होगा हर एक टास्क एग्जीक्यूशन के लिए वो फॉर एग्जांपल 1 सेकंड है। तो सब आप कह सकते हैं कि क्रिटिकल पाथ भी सेम है और क्रिटिकल पाथ लेंथ भी सेम है। लेकिन अगर मैं इनको नंबर्स असाइन कर दूं, फॉर एग्जांपल 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3 और 4 को 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कि इनको इतने ही सेकंड लग रहे हैं कंप्लीशन करने में, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली पता है कि सबसे ज्यादा टाइम इस पाथ को लगेगा 1, 3, 7 एंड 15। ठीक है जी। इसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा और इसका जो ओवरऑल आपके पास जो लेंथ होगा वो 4 ही होगा। ठीक है जी। सो लेट्स लुक एट दिस ग्राफ इन अ बिट डिटेल, और ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर किए गए हैं, हम पूछे गए हैं, हम इसके आंसर जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंकरेंसी आपके पास एक्चुअली क्या है। ठीक है जी। सो मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंकरेंसी अगर आप देखें, हम यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास प्रोसेसर्स की कोई कमी नहीं है, सीपीयूज हमारे पास इनफाइनाइट मौजूद है, तो हम मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंकरेंसी जो है वो कितने हद तक अचीव कर सकते हैं। तो अगर हम टास्क 1 की बात करें तो इसमें हमारे पास कोई ऐसा कंकरेंसी नहीं है, 1 ही है और उसी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। लेवल 2 पे अगर आप देखें इस लेवल के ऊपर, तो आपके पास 2 और 3 दोनों मौजूद हैं, तो इन दोनों को आप इन पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो यहाँ पे डिग्री ऑफ कंकरेंसी जो है वो बेसिकली 2 है। इस लेवल पे अगर आप आगे देखें तो आपके पास डिग्री ऑफ कंकरेंसी 4 है, और आखिरी लेवल पे आप आए तो आपके पास डिग्री ऑफ कंकरेंसी इज एक्चुअली इक्वल टू 8। सो द मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंकरेंसी इज 8 फॉर यू। ठीक है जी। क्रिटिकल पाथ, अब क्रिटिकल पाथ में जैसे मैंने बताया, इस केस में हम अगर ये हम एज्यूम करें कि सबको एक ही टाइम लग रहा है हर एक टास्क को कंप्लीट होने में, देन ऑल ऑफ दीज पाथ्स आर योर क्रिटिकल पाथ्स। लेकिन अगर आप ये डिफाइन करें कि जी टास्क नंबर 1 को फॉर एग्जांपल 2 सेकंड्स लग रहे हैं और 3 को फॉर एग्जांपल 4 सेकंड्स लग रहे हैं और 7 को फॉर एग्जांपल 1 सेकंड लग रहा है, देन ऑफ कोर्स वो पाथ जिसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा कंप्लीशन होने में, ठीक है, रूट नोड से लीफ नोड तक आने में, ठीक है, सो वो कोई भी लीफ नोड हो सकता है जिसको सबसे ज्यादा टाइम जो है वो लग सकता है उस तरह से, देन दैट वुड बी योर क्रिटिकल पाथ। एज ऑफ नाउ एनी ऑफ दीज पाथ्स इज योर क्रिटिकल पाथ। ठीक है जी। और उस क्रिटिकल पाथ को आपको रीच करने में उसको कितने कितने टास्क से होके वो पाथ एक्चुअली गया है, ये उसकी लेंथ बताएगा। ठीक है। इस केस में चूंकि लेंथ सेम ही है तमाम ही रूट नोड से लेके लीफ नोड्स तक, then in this graph you can say that the critical path is always going to be 4। लेकिन ये पॉसिबल है कि कुछ केसेस में आपके पास 14 के और फिर कोई लीफ नोड होगा या फिर 12 का कोई और होगा, सो इन दैट केस द क्रिटिकल पाथ लेंथ मे वेरी। ठीक है। possible maximum possible speed up assuming large number of processes are available। ठीक है। प्रोसेस से मतलब बेसिकली ये कि आपके पास इन टास्क को किसी एक प्रोसेस को असाइन किया जा सकता है या फिर उसके लिए जो है वो सीपीयू जो है वो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है। जस्ट सिंपली एज्यूम कि आपके पास रिसोर्सेज जो है वो इनफाइनाइट मौजूद है। सो वो स्पीड अप का पूछ रहे हैं कि आपके पास एक्चुअली स्पीड अप जो है वो कितना होगा। स्पीड अप से मतलब ये है कि आप कंपैरिजन करें बिटवीन द टाइम इन विच यू आर एग्जीक्यूटिंग दिस एंटायर सेट ऑफ टास्क्स सिक्वेंशियली और यू आर एग्जीक्यूटिंग दिस एंटायर सेट ऑफ टास्क्स इन पैरेलल। ठीक है। सो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि हमने मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर यहाँ पे पैरेललिज्म को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है।
ठीक है। सो हम मैक्सिमम स्पीड अप का देखते हैं। अगर आप स्पीड अप को देखें और आप कहें कि जी हम इसको पहले सिक्वेंशियली करते हैं, तो सिक्वेंशियली सपोज एक एक टास्क को एक एक सेकंड लग रहा है, सो वी एज्यूम कि जी ओवरऑल 15 सेकंड्स में ये सारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे पास इन पैरेलल अगर आप देखें तो इन पैरेलल में आपके पास पहला जो सेकंड है उसमें एक टास्क कंप्लीट होगा, इन पैरेलल जैसे ही दूसरा सेकंड शुरू होगा तो 2 और 3 दोनों जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे शुरू होने से एंड तक, मतलब आपका जो सेकंड शुरू होगा और उसे एंड तक। तो आपके पास दूसरे सेकंड में आपके पास instead of 2 tasks you would have completed 3 tasks which is 1, 2 and 3, ठीक है। By the end of third second the degree of concurrency would be actually equal to 4, तो आप ये 4, 5, 6, 7 ये चारों टास्क जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे by the end of third second, and by the end of fourth second you would have actually completed all the 15 tasks. So the maximum speed up would actually be 15 divided by 4, ठीक है। तो 15 divided by 4 आपके पास जो भी आता है, this is your maximum possible speed up. आपने बेसिकली एक रेशो निकाल लिया बिटवीन the time in which you are going to execute this program sequentially and the time in which you are going to execute them in parallel. Okay. Minimum number of processes needed to obtain the maximum possible speed up. So it's quite clear, maximum possible speed up के लिए आपको हर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक एक प्रोसेस चाहिए होगा, ठीक है जी। सो मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपके पास 8 ही है, ठीक है, बिकॉज फॉर ईच टास्क यू रिक्वायर वन प्रोसेस, एंड ऑफ कोर्स फॉर दैट वन प्रोसेस you need to assign that one process to each separate CPU. Maximum speed up if number of processes are limited to or for example let's start with 4. अगर हम कहते हैं कि जी if the number of processes are limited to 4, so आप ये कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि एक वक्त में आप जो है मैक्सिमम जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो 4 है, ठीक है जी। सो आपके पास पहले सेकंड में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरे सेकंड में बिकॉज द मैक्सिमम लिमिट इज 4, तो आपके पास यहाँ पे 2 प्रोसेसेस इन पैरेलल एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं। इस केस में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो 3 सेकंड्स में आप पहले 7 टास्क को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद आपके पास ये एक कंस्ट्रेंट है कि आप एक वक्त में सिर्फ 4 प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो 3, ये 4 सेकंड में ये 8th, 9th, 10th एंड 11th प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और फिर 5th सेकंड में 12, 13, 14 एंड 15 को एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि एक वक्त में सिर्फ आप 4 प्रोसेसेस को, जैसे मैंने बताया इंस्टेड ऑफ 2 मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ठीक है। सो 15 डिवाइडेड बाय ओवरऑल कितने सेकंड लग गए, एक सेकंड में ये, एक सेकंड में ये दोनों, एक सेकंड में ये 4, और फिर एक सेकंड में ये 4, और उसके बाद फिर आखिरी सेकंड में आखिरी 4 प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो ओवरऑल हमारे पास 5 सेकंड जो है वो लग जाएंगे इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस इज लिमिट टू 4। फर्दर आप 2 के लिए और भी डिवाइड कर सकते हैं। आई जस्ट वांटेड टू कीप इट सिंपल सो दैट यू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास कोई कंस्ट्रेंट इस तरह का है तो उसको आप किस तरह से जो है वो रिजॉल्व करेंगे। देन यू ऑलरेडी नो कि टास्क डिकम्पोजिशन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, जैसे मैंने बताया हम इसके ऊपर थोड़ी सी एग्जांपल्स आज देखेंगे। So again, there is no single recipe that one of the task decomposition technique is the best, but the one that we see quite often are recursive decomposition, data decomposition, exploratory, and speculative. We went through this slide in the previous lecture as well, but today we will go into a bit more detail. ठीक है जी। सो रिकर्सिव डिकम्पोजिशन क्या है, जनरली सूटेड टू प्रॉब्लम्स दैट आर सॉल्व्ड यूजिंग द डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी। जैसे मैंने आपको बताया था, आप पूरे प्रॉब्लम को छोटे सेट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक सेट जो है वो किसी एक प्रोसेस को जो है वो असाइन कर देते हैं, बट वी ट्राई टू डू दिस इन अ रिकर्सिव मैनर। और आपने रिकर्सिव के फंक्शंस जो है वो डेफिनेटली प्रोग्रामिंग में देखे होंगे, और आज हम बेसिकली उसी चीज को देखेंगे कि हम रिकर्सिवली कोई एक प्रॉब्लम को किस तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। So a given problem is first decomposed into a subproblems. These subproblems are recursively decomposed further until a desired granularity is reached. So ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि जी आप मिनिमम नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप सीरियली, अगर आपने कोई एक प्रोसीजर या कोई फंक्शन लिखा है जिसमें आप सीरियल तरीके से मिनिमम फाइंड करते हैं, सो ऑफ कोर्स आप उस अरे का जो है जिसका साइज फॉर एग्जांपल जो अरे ए है और जिसका साइज n है, आप उसके 0th एलिमेंट या फर्स्ट इंडेक्स को जो है वो सबसे मिनिमम कंसीडर करते हैं और फिर उसी को जाके आगे बाकियों के साथ कंपैरिजन उसकी करते रहते हैं और मिनिमम को रीडिफाइन करते हैं unless and until you reach the end of the array and finally you say that this is the minimum। ठीक है, तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका जो इन पैरेलल होगा, ऑफ कोर्स इस केस में कोई पैरेललिज्म नहीं है,
वो ये बेसिकली बता रहे हैं कि अगर आप सीरियली करेंगे तो इस तरह से करेंगे, लेकिन अगर आप इसको इन पैरेलल करते हैं, ठीक है, सो इन पैरेलल में फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक रिकर्सिव किस्म का फंक्शन जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। और रिकर्सिव का मकसद बेसिकली ये होगा कि आपके पास एक अरे में अगर 10 एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं, तो आपने उनके दो एलिमेंट्स बना के एक दूसरे के साथ एक्चुअली जो है वो कंपैरिजन करना है, और दो में से कोई एक स्मॉल या मिनिमम को रिकॉग्नाइज करके उसको सपोज 4 एलिमेंट्स है तो 4 को दो में तकसीम किया, दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया, और फिर उससे जो भी स्मॉलेस्ट 2 नंबर्स आए उन दोनों को फिर एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लिया, एंड दैट वुड बी रिकर्सिव काइंड ऑफ फाइंडिंग द मिनिमम नंबर कंपैरिजन एक्चुअली। सो इनिशियली अगर हमारे पास अरे की लेंथ जो है वो 1 है, सो दैट वन एलिमेंट इज द मिनिमम, लेकिन अगर उस तरह से नहीं है तो फिर आप अरे को 2 हाफ्स में बेसिकली डिवाइड कर लेते हैं, एक लेफ्ट मिनिमम और दूसरा राइट मिनिमम, और अगेन उसके लिए वही रिकर्सिव मिनिमम वाला जो है वो आप फंक्शन कॉल करते हैं, जिसमें आप उसी अरे को पास करते हैं लेकिन उसके n/2 एलिमेंट्स तक, ठीक है जी। और दूसरे केस में n/2 से लेके n-n/2 तक बेसिकली यू आर ट्राइंग टू डू दिस रिकर्सिवली अगेन एंड अगेन। सो उसमें से फिर लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में से जो मिनिमम है उसको आप मिनिमम जो है वो असाइन कर देते हैं, ठीक है जी। इफ लेफ्ट मिनिमम इज हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू देन यू कॉल द मिनिमम एज द लेफ्ट मिनिमम, अदरवाइज द राइट मिनिमम, ठीक है जी। सो इस तरह से रिकर्सिव फंक्शन को आप अप्लाई करते हैं। यहाँ पे उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, उस कोड को अगर आप सूडो कोड को अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं ऑन दिस सेट ऑफ एलिमेंट्स, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 4 9 1 7 8 11 2 12, और मैंने आपको बताया पहले 2 एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया, फिर इन 2 एलिमेंट्स को, फिर इन 2 को और इन 2 को, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं द मिनिमम बिटवीन 4 एंड 9 एंड द मिनिमम बिटवीन 1 एंड 7, इन दोनों का जो भी मिनिमम आया, ऑफ कोर्स यहाँ पे इसमें स्मॉलेस्ट जो है वो 4 है, इसमें स्मॉलेस्ट जो है वो 1 है, सो 4 1 वुड बी कंपेयर्ड, और यहाँ पे सेम उसी तरह से वही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास 1 और 2 के बीच में मिनिमम का एक कंपैरिजन होगा। और आपने ये देख लिया बेसिकली हमने इस टास्क को, ऑफ कोर्स इट वाज नॉट दैट ह्यूज ऑफ अ टास्क, बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आप बड़े प्रॉब्लम को कैसे छोटे छोटे सेट्स में रिकर्सिवली डिवाइड करेंगे ताकि आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स जो है वो उसी एक टास्क की जो है वो एग्जीक्यूशन कर सके, ठीक है। द पॉइंट इज टू बेसिकली समहाउ इनकॉर्पोरेट पैरेललिज्म, ठीक है, थ्रू कोड, एंड दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट। दूसरा डिकम्पोजिशन, रिकर्सिव डिकम्पोजिशन की जो टेक्निक है वो क्विक सॉर्ट है। आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस इन सम ऑफ योर प्रीवियस कोर्सेज। और क्विक सॉर्ट में आप क्या करते हैं, आप रैंडमली कोई एक पिवट वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, और पिवट वैल्यू आइडेंटिफाई करने के बाद आप बेसिकली पूरे अरे में एक पार्टीशन सा बना देते हैं, एक पिवट के लेफ्ट साइड वाला पार्टीशन और पिवट के राइट साइड वाला पार्टीशन। और आप क्या करते हैं कि पिवट के लेफ्ट साइड पे जो एक हाफ पूरा बनाते हैं, तो आप जो भी पिवट से स्मॉलर वैल्यू होती है वो आप लेफ्ट पे उसको मूव कर देते हैं, और जो भी पिवट के राइट साइड वाली वैल्यू होती है उसको आप राइट साइड पे मूव कर देते हैं, ठीक है। पिवट की जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो आप राइट साइड पे मूव कर लेते हैं। तो जब आपने 2 पार्टीशंस बना दी, फिर इन 2 पार्टीशंस के बीच में आप दोबारा वही क्विक सॉर्ट वाला जो है वो फर्दर पिवट्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, और इस तरह से करते करते आप ब्रेक डाउन करते हैं टुवर्ड्स द फाइनल 2 एलिमेंट्स सो दैट यू कैन एक्चुअली sort them as well। और eventually इस तरह से करते हुए आप रिकर्सिवली ये सारा काम करते हैं in order to sort the entire array। This is one of the well known and widely used you can say algorithm for rearranging the elements of an array in order to sort them और put them in order। So यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्विक सॉर्ट का ये एक फंक्शन जो है हम यूज करते हैं, जिसमें आपके पास अरे है और उसके लोअर इंडेक्स और उसका जो है वो हाईएस्ट इंडेक्स आपके पास जो है मौजूद है। आप पहले जो है वो पिवट लोकेशन बनाते हैं, और पिवट लोकेशन में आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं हम एक वॉल बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि हम कहते हैं कि जी पिवट के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज हैं उनको मतलब जो भी वैल्यू है जो कि अगर पिवट से स्मॉलर है, अगर वो राइट साइड पे मौजूद है तो हम उसको लेफ्ट साइड पे मूव कर देते हैं। लेट मी ट्राई टू शो यू दिस विद यूजिंग दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो लेट सपोज यहाँ पे कोई एक अरे है जिसमें आपके पास कोई भी इतने सारे जो है वो फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स जो है वो मौजूद है, ठीक है जी। सो हम क्या करेंगे, इनिशियली हम इसमें से कोई रैंडमली सपोज कोई एक पिवट वैल्यू हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है जी। अब कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जो कि इस पिवट से लेफ्ट साइड पे होंगी, लेकिन वो पिवट से ग्रेटर वैल्यू होगी, और कुछ ऐसी वैल्यूज यहाँ पे पड़ी होंगी जो कि पिवट से स्मॉलर होंगी, लेकिन वो पिवट के राइट साइड पे होंगी, ठीक है जी।
सो हम क्या करेंगे, इनिशियली इन वैल्यूज को जो कि राइट साइड पे है, जो कि ग्रेटर है, वो उसको पिवट के लेफ्ट साइड पे मूव कर देंगे, और वो वैल्यूज जो कि पिवट से ग्रेटर हैं उनको हम राइट साइड पे मूव कर देंगे। ठीक है, तो वो तमाम वैल्यूज जो कि पिवट से स्मॉलर हैं वो अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी, और वो वैल्यूज जो कि राइट साइड पे है वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये एक वॉल बेसिकली क्रिएट कर दिया, जो कि यहाँ पे इस स्लाइड में आपको यहाँ पे थ्रू दिस कोड जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, सो जब ये वॉल क्रिएट हो गया, अब आपके पास एक लेफ्ट हाफ ऑफ द इंटायर अरे है और एक आपके पास राइट हाफ ऑफ द इंटायर अरे है। तो उसके लिए अगेन आप क्या करेंगे, वही क्विक सॉर्ट वाला पिवट लोकेशन -1 से लेके पिवट लोकेशन +1 टुवर्ड्स दी हाई, उसके लिए दोबारा क्विक सॉर्ट वाला ये जो है वो काम करेंगे। अगेन उसमें पिवट आइडेंटिफाई होगा और पिवट से लेफ्ट और राइट, इस तरह से आप रिकर्सिवली करके पूरे प्रॉब्लम को जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ताकि मल्टीपल प्रोसेसर्स को बीच में इनकॉर्पोरेट करें और ये सारा काम जो है वो पैरेलली जो है वो एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, सो दीज आर जस्ट सिंपल एग्जांपल्स। ये नहीं है कि आपको एग्जाम में इस तरह के कोड करने को कहा जाएगा, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आप कैसे पैरेललिज्म को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं थ्रू कोडिंग। ठीक है, आगे फिर डेटा डिकम्पोजिशन है। इसमें डेटा को यूज किया जा रहा है एज अ मीन इन ऑर्डर टू सॉल्व द इंटायर प्रॉब्लम। ठीक है, यू आइडेंटिफाई द डेटा ऑन विच कंप्यूटेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। इसमें आपके पास अमूमन क्या होता है कि आप आउटपुट को जहन में रख के उसके मुताबिक कोई एक कंप्यूटेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि इस डेटा को एज इनपुट मैं यूज करूंगा तो वो इस फला आउटपुट को मुझे जो है वो प्रोवाइड ही कर देगा। ठीक है जी, सो partition this data across various tasks। ठीक है, टास्क आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। this partition induces a decomposition of the problem। so once you identify the partitioning of tasks through data, then this helps you decompose the entire problem, and of course as soon as you do decomposition, then you can do parallelism। Data can be partitioned in various ways। This critically impacts performance of a parallel program। जितने आप ज़्यादा partition करते जाएंगे, और of course जिस तरीके से आप partitioning करेंगे, तो वो आपकी प्रोग्राम की जो parallelism है उसके ऊपर उसका परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट जो है वो ऐड करेगा। ऑफ कोर्स अगर आप उनके बीच में डिपेंडेंसी ऐड करेंगे तो फिर आपकी पैरेललिज्म सफर करती जाएगी। सो द वे यू डू दैट पार्टीशनिंग, इट इज ऑफ हाई इंपॉर्टेंस। Often each element of output can be computed independently of the others, but simply as a function of the input। So जैसे मैंने आपको बताया, आप आउटपुट को जहन में रख के एलिमेंट्स को की कंप्यूटेशन करते हैं, लेकिन जो आउटपुट आप देखते हैं वो ऑफ कोर्स आपके इनपुट से ही आपको डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, so a partition of the output across tasks decomposes the problem naturally। प्रॉब्लम की जो ओवरऑल डिकम्पोजिशन है वो एक एक पार्टीशन के आउटपुट के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं आपके पास दो मैट्रिसेस हैं जिसकी आपने बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करके आपने उसका एक आउटपुट सी निकालना है। सो आप आउटपुट को देख के, आउटपुट को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेके ये देख रहे हैं कि C11 आपके पास किस तरह से कंप्यूट होता है बेस्ड ऑन दीज इनपुट्स। सो A1 and B1 matrices, A and B are the two matrices that are provided to you as an input। So if you individually compute C11, C12, C21 and C22, these are your individual outputs। So इन outputs को अगर आप देखें, आप डिकम्पोज कर सकते हैं पूरे टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में, which is one of the which each of them are provided to you here। ठीक है जी, so these are the inputs। ठीक है, this output is computed as a function of these inputs। आप इनको कंप्यूट कर लें और आपके पास पूरा मैट्रिक्स जो है वो आपके पास आ जाएगा। so this is how data decomposition is done। और एक्सप्लोरेटरी तो आप ऑलरेडी मैं पहले से बता चुका हूँ, उसके ऊपर यहाँ पे कोई ऐसा फुल फ्लेज एग्जांपल नहीं है, लेकिन जनरली जो आपके पास पजल्स होते हैं वो आपके पास जो है वो आप कह सकते हैं कि देयर आर गुड एग्जांपल ऑफ एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल एक पजल ये है कि आपको एक पिक्चर के छोटे छोटे ब्लॉक्स जो है वो ऐसे फॉर्म में दिए गए हैं कि वो रैंडमली जो है वो स्प्रेड आउट किए गए हैं, और आपको कहा गया है कि दिस इज द फाइनल आउटपुट, कि दिस इज हाउ द पिक्चर लुक्स। नाउ एक्सप्लोर इन डिफरेंट पॉसिबल वेज कि आप किस तरह से इस करंट सिचुएशन से आप उस फाइनल आउटपुट तक जो है वो आप जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे इन अ लिमिटेड और कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट, जिसमें आपको कहा जाएगा कि जी दिस इज द अमाउंट ऑफ दीज आर द कंस्ट्रेंट्स और दीज आर द लिमिटेशंस, कि जी इतने टोटल पॉसिबल ब्लॉक्स हैं या इतने रिसोर्सेज हैं आपके पास ये काम करने के लिए। तो आप उसी वक्त एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे और आप देखेंगे कि आप किस तरह से
इस करंट कॉन्फ़िगरेशन से जो आपको इस वक्त प्रोवाइड किया गया है, आप एक डिजायर्ड जो है वो कॉन्फ़िगरेशन तक जो है वो पहुंच सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक जो जरूरी बात है वो ये है कि अगर आप 10 तरह के कंप्यूटेशन शुरू कर दें, लेकिन जैसे ही उसमें से कोई एक कंप्यूटेशन जो है वो आपको उस फाइनल डिजायर्ड स्टेट तक लेके चला जाता है, तो फिर आपने बाकी 9 जो अगर आपके इस वक्त कंप्यूटेशंस पॉसिबल हो रही हैं, तो उन 9 को आप फिर टर्मिनेट कर देंगे विद द टाइम, बिकॉज दिस इज व्हाट यू वांटेड एट द एंड, कि आप डिजायर्ड स्टेट तक पहुंच गए हैं। ये जो आपने एक्सप्लोरेशन शुरू की थी वो उसने आपको पहुंचा दी उधर तक, सो यू डोंट नीड टू still wander around and consume your resources on those 9 other computations. अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने चेस की एक एग्जांपल देखी थी, which is a kind of actually a puzzle, ठीक है, and the person who solves this puzzle in the best manner is basically the world champion for that matter. So that was an example of exploratory kind of decomposition. और फाइनल हमारे पास जो है वो स्पेकुलेटिव है। तो स्पेकुलेटिव में यू नो कि आपके पास इस तरह के पॉसिबल इनपुट्स आ सकते हैं फ्रॉम ए प्रीवियस स्टेट, और आप कह सकते हैं कि अगर ये स्टेट आ जाए तो मैं ये वाला काम कर सकता हूँ, अगर मेरे पास ये स्टेट आ जाए तो मैं ये वाला काम कर सकता हूँ, और अगर ये स्टेट आ जाए तो मेरे पास ये काम पॉसिबल है। ऑफ कोर्स यू नो के आप स्पेकुलेट कर सकते हैं बिफोर हैंड के मैं इस तरह का काम करूंगा अगर ये आउटपुट आएगा, लेकिन आप ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि मुझे कौन सा आउटपुट बेसिकली बिफोर हैंड आएगा। ठीक है, सो व्हाट यू डू इज एक्चुअली यू एज्यूम कि ये आउटपुट आएगा, और उस आउटपुट के बेसिस पे आप पहले से जो है वो कोई कंप्यूटेशन रख लेते हैं, और जैसे ही वो स्टेट आता है जिसमें आपके पास रियल टाइम में वो आउटपुट आ जाए, प्रीवियस फीडबैक कोई एक आ जाए, जैसे कि स्विच केस में आपको सपोज पता चल जाए कि यूजर ने ये एक नंबर इनपुट किया है, तो आपने उस नंबर के लिए पहले से 10 तरह की कंप्यूटेशन जो है वो की होंगी कि अगर ये काम हो जाए तो ये करो, ये काम हो जाए तो ये करो। तो आपने ये वाला जो कंप्यूटेशन ये पहले से की होगी, और जैसे यूजर इनपुट करेगा तो आपको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं होगी, आपके पास पहले से आंसर पड़ा होगा, आप सिंपली यूजर के सामने उस चीज को प्रिंट कर देंगे या यूजर को वो आउटपुट प्रोवाइड कर देंगे। सो दैट इज स्पेकुलेटिव काइंड ऑफ डीकम्पोजिशन। इसमें भी आप ऑफ कोर्स इन पैरेललिज्म इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बट दिस काइंड ऑफ डीकम्पोजिशन इज नॉट वेरी हाईली यू कैन से डिजाइर्ड इन द सेंस के ये रिसोर्सेज की वेस्टेज करता है। मतलब अगर 10 तरह के कंडीशंस हैं उसमें से एक ही आपने फाइनल जो है वो आउटपुट एक लिहाज से लेना है, सो इन दैट केस आपने सबको A to Z कंप्यूट किया और फाइनल आपने एक आउटपुट जो है वो दे दिया, बाकी 9 जो है वो आपने डिस्कार्ड कर दिए। That's about it for this lecture. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमने POSIX थ्रेड्स को जो है वो देखना होगा। थैंक यू वेरी मच।